ये सरकार नमस्कार। माहौल जो बता शानदार। आई होप सर मेगा एग्जामिशन लिस्ट आपको समझ में आ रही है बच्चों। एंड सर जितने मैंने पॉइंट पढ़ा है अब उतने आपके एंड पे रिवीजन हो गया है। आइए बच्चों अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज। आइए बच्चों सर ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज, सबसे पहला पॉइंट, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय रेलवेज। सर रेलवेज को एग्जाम कर दिया बट इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच, मतलब फर्स्ट क्लास और एसी कोच में अगर आपने ट्रेवल किया तो जीएसटी लगेगा। उसके अलावा किसी भी नॉर्मल आपने सेकंड क्लास में ट्रेवल किया, नॉन एसी कोच में ट्रेवल किया, जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जाम्प्ट है सर। सर मेट्रो, सर आप तो सोचेंगे मेट्रो पूरा एसी है सर, इसलिए अलग से बोल दिया क्या, मेट्रो, मोनोरेल और ट्रेमवे, इसमें अगर आपने ट्रेवल किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन इनलैंड वाटरवेज, सर जैसे कोलकाता बैक वाटर्स, इनलैंड वाटरवेज में अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी तो जीएसटी नहीं लगेगा। सर रिवर गंगा, इनलैंड वाटरवेज, इसमें अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी तो जीएसटी नहीं लगेगा सर। देन सर मुंबई सरकार आपको सर गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग जाना है ना, तो सर वो इनलैंड वाटरवेज नहीं है, समंदर है बेटा। तो यहां बोल दिया क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया। तो सर एक प्लेस से दूसरे प्लेस बाय वेसल जा रहे हो तो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट दैट ट्रांसपोर्टेशन शुड नॉट बी प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस, मतलब टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ है ना भाई। जैसे एग्जाम्पल देता हूं बेटा मैं, सर ये सर्कुलर भी है, ये तुम्हें बताता हूं बेटा मैं, ये सर्कुलर इसके लिए ही बेटा। सरकार सबसे पहली बात, जैसे आपने देखा होगा क्रूज, बॉम्बे टू गोवा क्रूज जा रहा है बेटा, जहां पार्टी शार्टी माहौल जो होता है शानदार बन रहा है बेटा, तो वो प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस है और ऐसे केस में उस पर जीएसटी लग जाएगा। पर जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया बेटा, यहाँ पे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए आपको बाय वेसल ही जाना पड़ता है, तो ऐसे केस में उस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा, इट विल बी एग्जेम्प्ट। भले ही दैट फेरी, दैट वेसल, वो शिप जो है दैट इज ओन्ड बाय प्राइवेट पार्टी और पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट का हो या नॉन गवर्नमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसका मतलब ये होता है कि इट शुड बी ओपन फॉर पब्लिक, भले वो प्राइवेटली ओन्ड वेसल हो या गवर्नमेंट का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहे हो बाय वेसल, जीएसटी एग्जेम्प्ट। क्लियर। आइए बच्चों मीटर्ड कैब, मुंबई काली पीली, मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा में अगर आपने ट्रैवल किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। अदर देन सर अच्छा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, अच्छा ई रिक्शा मतलब बैटरी ऑपरेटेड जो रिक्शा होते हैं बेटा उसको बोलते हैं ई रिक्शा। सर कैब शुड बी मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा, ध्यान देना बेटा, ऑटो रिक्शा भले ही मीटर्ड हो या नॉन मीटर्ड हो जीएसटी नहीं लगेगा बेटा, ठीक है। जैसे मेट्रो सिटीज में जाओगे तो हम मीटर के हिसाब से ऑटो चलते हैं बेटा, और नॉन मेट्रो सिटीज में आपकी शक्ल देख के फेयर लेते हैं बेटा वो, तो सर ऑटो रिक्शा चार्जेस पर जीएसटी नहीं लगेगा भले मीटर्ड हो या ना हो बेटा। हाँ है ना भाई। बस सर ध्यान रखना बेटा, मीटर्ड कैब हो या ऑटो रिक्शा हो, इसके लिए बोल दिया क्या, अगर आपने ओला उबर के थ्रू बुक किया, याद आया बेटा आपको, जहाँ पे सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 अट्रैक्ट होता है, वहां पे जीएसटी एग्जाम नहीं होगा, वहां टैक्स लग जाएगा। मतलब आपने मीटर्ड कैब या ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक किया जहाँ पे सेक्शन में 9 लगता है, तो वहां पे टैक्स लगेगा और ईसीओ विल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन सच अमाउंट, ठीक है, पर वो एग्जाम नहीं रहेगा, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल आपने ऑटो रिक्शा बुक किया है या मीटर्ड कैब बुक करिए, टैक्स नहीं लगेगा बच्चों, ठीक है, डन। अच्छा तो अल्टीमेटली क्या क्या एग्जाम हुआ बच्चों, सबसे पहला रेलवेज को एग्जाम किया इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच, मतलब फर्स्ट क्लास और एसी कोच में अगर आपने ट्रेवल किया, अब एसी कोच भले 3 टियर हो 2 टियर हो चेयर कार हो बेटा, एसी है टैक्स लगेगा बच्चों, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो एसी कोच और फर्स्ट क्लास में टैक्स लगता है, बाकी टैक्स नहीं लगता है। रेलवे में ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की बात करूं मैं। देन मेट्रो मोनोरेल और ट्रैमवे को एग्जाम किया, इनलैंड वाटरवेज में ट्रांसपोर्ट को एग्जाम किया, देन वेसल से एग्जाम किया फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस, एंड लास्ट मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा को एग्जाम किया अदर देन 95 बच्चा। हाँ है ना भाई, डन। आइए सर नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग। चलिए एक एक बात और, जैसे यहाँ लिखा है विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग, मतलब क्या है सर, आपने
जो लगेज साथ में ले रखा है, अगर मान लो किसी ने लगेज के लिए एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया है, तो उसका ट्रीटमेंट भी वही होगा जो पैसेंजर टिकट का होता है। मतलब अगर पैसेंजर टिकट एग्जेम्प्ट, तो अकम्पनीड बिलोंगिंग के लिए अलग से चार्ज लिया तो वो भी एग्जेम्प्ट। पैसेंजर टिकट पे टैक्स लगता तो अकम्पनीड बिलोंगिंग के लिए जो चार्जेस लिए उस पर भी टैक्स लग जाएगा। ओके, आइए बच्चों। सर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय एयर इन इकोनॉमिक क्लास। ओहो, बाय फ्लाइट आप गए हो, क्लियर, या बाय फ्लाइट आप आए हो इकोनॉमिक क्लास में, कहां पे? सर, नॉर्थ ईस्ट रीजन, सेवन सिस्टर्स और एक ब्रदर सिक्किम और एक डोगरा बागडोगरा, ये 9 प्लेस पे बाय एयर आप गए हो या बाय एयर आप आए हो तो इकोनॉमिक क्लास के टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? सर, जाना भी एग्जाम है, आना भी एग्जाम है, इनके एयरपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बच्चों देखिए ध्यान से। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय एयर इन इकोनॉमिक क्लास embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim और त्रिपुरा और एट बागडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो ये 9 प्लेस पे अगर आप गए हो या वहां से फ्लाइट से आप आए हो बाय एयर, तो इकोनॉमिक क्लास में अगर ट्रैवल किया तो जीएसटी नहीं लगेगा, पर सर बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया तो टैक्स लग जाएगा, अदर देन इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल किया तो टैक्स लग जाएगा। सेकंड, sir, non-AC contract carries other than radio taxi for transport of passengers excluding tourism conducted tour charter or hire। सर, मतलब आपने नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज में ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी तो जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे प्राइवेट बसेस हो गई बेटा, प्राइवेट टैक्सी होगी नॉन एसी वाली बेटा, क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट कैरीज। सर, अदर देन रेडियो टैक्सी बेटा, ओला उबर से बुक किया आपने तो टैक्स लग जाएगा बच्चों। हाँ, आपने बस की बस हायर कर ली, हम साथ साथ है, क्लियर, तो सर आपने पूरी पूरी बस क्या कर ली, चार्टर कर ली, हायर कर ली, टूरिज्म के लिए जा रहे हो, कंडक्टेड टूर कर रहे हो, तो ऐसे केस में नॉन एसी हो एसी हो हमेशा टैक्स लगेगा बच्चों। ठीक है, सेम वे स्टेज कैरीज अदर देन एसी स्टेज कैरीज, मतलब नॉन एसी स्टेज कैरीज को एग्जाम कर दिया। सर, रोडवेज की बसेस होती है ना बेटा, सर रोडवेज की बसेस को यहाँ पे जीएसटी से एग्जाम कर दिया और बोल दिया क्या, अगर एसी स्टेज कैरीज हुई तो टैक्स लगेगा, नॉन एसी स्टेज कैरीज पे टैक्स नहीं लगेगा। ओके, आई रिपीट, सर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। अच्छा एक बात और, ये नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज नॉन एसी स्टेज कैरीज पे भी टैक्स लग जाएगा अगर आपने ईसीयू के थ्रू बुक किया, जहां सेक्शन में 9(5) लगता है बेटा। है ना मालिक? ठीक सर, ओके सर वापस से मैं पूरा पॉइंट रिवाइज कराता हूं आपको बच्चा। सर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग एग्जम्प्ट है अगर आपने ट्रांसपोर्ट किया बाय एयर इन इकोनॉमिक क्लास। कहां से कहां? सर, वो 9 प्लेसेस बाय एयर गए हो या 9 प्लेसेस पे बाय एयर आए हो, तो सर वहां जाना और आना दोनों के टिकट पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। एंड सर, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज अदर देन फॉर टूरिज्म पर्पस, अदर देन रेडियो टैक्सी, अदर देन टूरिज्म, कंडक्टेड टूर, चार्टर और हायर, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। एंड नॉन एसी स्टेज कैरीज से ट्रांसपोर्ट किया तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, पर कॉन्ट्रैक्ट कैरीज और स्टेज कैरीज अगर 9(5) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक किया तो हमेशा टैक्स लगेगा। ओके, डन, ये था आपका पॉइंट नंबर 2। अब सर एक सर्कुलर था, सिंपल सा आपको सर्कुलर पता है बच्चों। सर मैं तुम्हें समझाता हूं, सिंपल सी बात ये है कि अगर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज या स्टेज कैरीज में आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी है तो एग्जम्प्ट है ना यार। आपने बस की बस किराए पे ले ली, वो एग्जाम नहीं है सर, पर अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस ली है वो एग्जाम है सर। एग्जाम्पल, मान लो कोई कंपनी है, उसके एम्प्लॉइज मॉर्निंग में आते हैं और इवनिंग में वापस घर जाते हैं बच्चा, तो उनके लिए कंपनी ने किसी बस वाले से बात कर ली कि साहब आपको मॉर्निंग में इनको लेके आना है, शाम को छोड़ने जाना है, आपका बस का जो किराया है, वापस सुना, सॉरी गलत, टिकट का अमाउंट है, वो टिकट जितने पैसेंजर बैठेंगे उसका टिकट का अमाउंट हम आपको दे देंगे सर। तो अगर केवल टिकट लिया है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस, क्योंकि बस की बस किराए पे नहीं ली बेटा। और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस है, भले ही कंपनी पे कर रही है, टिकट का अमाउंट किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, उसके फर्क नहीं पड़ रहा, दैट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस। पर अगर यही बस की बस रेंट पे ले ली होती तो सर इसमें फर्क क्या है रेंट पे लेना और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में? रेंट पे ले लिया मतलब अपने रूट के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से आप चलाओगे बेटा, तो वहां टैक्स लग जाएगा। पर सर वो बस वाला
खुद के रूट के हिसाब से, खुद के टाइमिंग के हिसाब से, खुद के शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है, हमने केवल टिकट लिया है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस। और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस अगर है नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरीज में, नॉन एसी स्टेज कैटेगरीज में टैक्स एग्जेम्प्ट है, पर बस की बस हायर कर ली तो टैक्स लग जाएगा, वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं है। क्लियर, पक्का, डन। तो सरकार ये था आपका पॉइंट नंबर 2। आइए बच्चों पॉइंट नंबर 3। सर गवर्नमेंट ने क्या किया, छोटे छोटे एरियाज में एयरपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए सर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट ऑपरेट किए, बनाए सर। छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट बना दिए सर, तो उनको बोलते हैं क्या, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट। सर वहां पे क्या होता है, अब सर जो फ्लाइट जाती है उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। अब टिकट का अमाउंट अगर ज्यादा ले ले कस्टमर से तो कस्टमर आएंगे ही नहीं उसके अंदर, तो सर एयरलाइंस कभी वहां जाएगी नहीं बेटा। अल्टीमेटली एयरपोर्ट क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एयरलाइंस वालों को बोलती है कि तुम्हारा जो टिकट का अमाउंट है उसमें से एक पोर्शन हम पे कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कस्टमर से लेना। जैसे फॉर एग्जांपल 50% गवर्नमेंट पे कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रहा है। 10,000 का टिकट है तो 5,000 रुपए टिकट कौन पे कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रहा है, और 5,000 पैसेंजर खुद पे कर रहा है। तो 5,000 रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रहा है उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है बेटा। सर देख लीजिए ध्यान से, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनिंग बिलोंगिंग बाय एयर embarking from or terminating at a regional connectivity scheme airport against the consideration in the form of viability gap funding बेटा। तो इस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, पर हाँ ये एग्जेम्पशन 3 साल के लिए मिलेगा आपको, उसके बाद नहीं मिलेगा। मतलब जिस दिन से वो एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ था वहां से 3 साल के लिए बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद वो एयरपोर्ट अब मैच्योर हो जाएगा साहब, अब उसके बाद गवर्नमेंट इसका टैक्स एग्जेम्पशन नहीं देगी। क्लियर सर। आइए मालिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग एग्जेम्पशन दे रखा है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जाम कर दिया, एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ अ जीटीए और अ कुरियर एजेंसी। मतलब कुरियर एजेंसी या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर कर रहे हो तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा। अदरवाइज बाय रोड किसी भी मोड से आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हो अदर मोड से, जीएसटी एग्जाम कर दिया। प्लस ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय इनलैंड वाटरवेज, रिवर, बैक वाटर्स, इनके थ्रू अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो तो भी जीएसटी क्या है, एग्जाम। पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट किया था तो भी एग्जाम था बेटा, हाँ ना मालिक, डन। अब सर ध्यान देना बेटा, अगेन एक सर्कुलर है बच्चों। जैसे मैं माइनिंग करता हूं बेटा, आई एम अ माइन होल्डर, मेरा काम क्या बेटा, माइनिंग करता हूं बेटा। अब माइनिंग जो मैंने किया है उसमें जो मिनरल्स जो मैंने एक्सट्रैक्ट किए उसको क्या करता हूं बेटा, मैं वहां से माइन से एक्सट्रैक्ट करने के बाद किसी फैक्ट्री पे भेजता हूं या बेनिफिशियल प्लांट पे भेजता हूं बेटा मैं, या मेरे कस्टमर के यहाँ भेजता हूं बेटा मैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया बेटा, या हो सकता है रेलवे साइडिंग, मेरा गुड्स रेलवे में ट्रांसफर होता है तो मेरे यहाँ से रेलवे तक गुड्स तो लेना पड़ेगा ना यार। मैंने उसके लिए ट्रक, टिपर्स, लोडर्स, डंपर्स, ये सब मैंने आपसे रेंट पे लिए। तो सर क्या ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस में जाएगा या रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के स्कोप में जाएगा? क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड अगर है तो एग्जेम्प्ट है, और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हुआ तो ये एग्जेम्प्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया इस ट्रांजेक्शन को और बोला कि साहब जो आपने ट्रक रेंट पे लिए अलोंग विद द ड्राइवर, उसको आप अपने रूट के हिसाब से चलाओगे, अपने टाइमिंग के हिसाब से चलाओगे, अपने शेड्यूल के हिसाब से चलाओगे, इसलिए वो रेंटिंग के स्कोप में आता है। सर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्टर जो होता है वो अपने रूट के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से चलता है बेटा। यहाँ पे आपने पूरा पूरा व्हीकल रेंट पे लिया है, इसलिए ये रेंटिंग मोटर व्हीकल में जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड में नहीं जाएगा, इसलिए एग्जाम नहीं होगा, टैक्स लगेगा। ओके माहौल, आई थिंक रेंट पे लेना और जस्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस लेना या गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस लेना, दोनों में फर्क है, शायद बहुत अच्छे से समझ में आया आपको बेटा। आइए मालिक, सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज। सर ध्यान देना बेटा, पहले सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज बाय इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रोवाइड किया तो ही एग्जाम था। अभी अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया बच्चों, सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड करे एग्जाम है। अभी क्या हो गया सर, न्यू स्टार्टअप्स, हिंदुस्तान अभी सैटेलाइट लॉन्चिंग में बहुत आगे बढ़ गया सर। स्पेस में सर, स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे बढ़ गया है साहब। अब यहाँ पे बहुत सारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप कर रहे हैं और वो भी अगर सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस दे रहे तो जीएसटी एग्जाम्प्ट है सर। तो कोई भी सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस दे जीएसटी एग्जाम्प्ट। सर अगला, ये फॉलोइंग गुड्स का अगर हमने ट्रांसपोर्ट किया है
बाय रेलवे और वेसल। रेलवे या वेसल से आपने फॉलोइंग गुड्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन किया तो जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट है सर। सर कौन कौन सी गुड्स है बेटा जिनका आपने रेलवे या वेसल से ट्रांसपोर्ट किया विद इन द कंट्री, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। फर्स्ट, रिलीफ मटेरियल्स मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन-मेड डिजास्टर्स, कैलेमिटीज, एक्सीडेंट्स और मिशअप। देन डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर्स। देन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस, ये आगे भी मैंने रिपीट किया था बेटा पॉइंट, एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। अगर आपने इन सब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया है बाय रेलवे या वेसल तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। ध्यान देना, इसमें रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल पहले था, काट दिया है। मतलब आपने रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन किया है बाय रेलवे या वेसल तो जीएसटी लग जाएगा। ओके मालिक। सर पता है रेलवे और वेसल से इन फॉलोइंग गुड्स का ट्रांसपोर्ट एग्जाम किया, सेम वे अगर जीटीए से अगर आपने इन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया, सेम सारे पॉइंट यहाँ रिपीट किए, और सर जीटीए से भी ट्रांसपोर्ट किया आपने तो भी जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट है। मतलब इन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन आप रेलवे से करो, वेसल से करो या जीटीए से करो, जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट है सर। क्लियर? अच्छा सर ध्यान देना, पहले पहले ऐसा हुआ करता था 1500 रुपए तक की लिमिट दे रखी थी, कुछ 750 तक की लिमिट दे रखी थी, उसमें कुछ एग्जीबिशन था, अब नहीं है तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं। अब तो कुल मिला के ये इन फॉलोइंग गुड्स हमने पढ़े, उनका ट्रांसपोर्टेशन किया बाय जीटी तो एग्जेम्प्ट है, जीटी एग्जेम्प्ट नहीं है सर। क्लियर? डन। आइए बच्चों अगला पॉइंट नंबर 8 और 9 जो मैंने आरसीएम पढ़ते हुए आपको बताया था बच्चों कि सर जीटीए ने, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने, अगर उन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन के अलावा किसी और को सर्विस दी, किसको दी बेटा? उन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन के अलावा किसी और को सर्विस दी, जीएसटी क्या था? एग्जेम्प्ट। याद करो आरसीएम। सर अब वो 7 लोग कौन कौन बेटा? मतलब उन 7 लोगों को सर्विस दी तो ही टैक्स लगेगा, वरना टैक्स एग्जेम्प्ट है बेटा। वो पॉइंट ये रहा एक्चुअली, ठीक है? वो पॉइंट ये रहा, पॉइंट नंबर 8 जो मैंने आपको वहां पढ़ाया था बेटा, ठीक है? वो यहां दिया था सर। सर वो 7 लोग कौन कौन बेटा जहां पे टैक्स लगेगा? रजिस्टर्ड फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट इंक्लूडिंग एओपी। सर एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी और एनी अदर पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी। सर अगर ये लोग सर्विस रेसिपिएंट है तो जीएसटी लगेगा, इनके अलावा कोई भी है तो जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट। क्लियर? प्लस प्लस रेसिपिएंट अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का कोई डिपार्टमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है या लोकल अथॉरिटी है या फिर गवर्नमेंटल एजेंसी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51। मतलब जीएसटी का टीडीएस काटने के लिए वो रजिस्टर्ड है, बाकी और किसी पर्पस के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे लोगों ने जीटी की सर्विस अगर ली तो जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट। ओके पक्का? चलिए सर आइए पॉइंट नंबर 10। सर नेपाल भूटान आपने कोई गुड्स भेजा है तो सर जो ट्रांजिट रिलेटेड सर्विसेज थी वो सब एग्जेम्प्ट है बेटा। पढ़ना, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान। नेपाल भूटान को लैंड लॉक्ड कंट्रीज भी बोलते हैं बेटा, ठीक है सर, कोई खास बात नहीं है। तो कुल मिला के ट्रांजिट कार्गो से रिलेटेड कोई भी सर्विस हो अगर नेपाल और भूटान गुड्स जा रहा है तो जीएसटी क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बाय एनी मोड, ट्रांजिट इंश्योरेंस, कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज, ये सब कुछ इसमें कवर होती है क्योंकि केवल ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है, सर्विसेज विच आर एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो, सारी सर्विस एग्जेम्प्ट है बेटा। क्लियर? डन। अच्छा एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर बोलता है क्या? अगर मान लो कोई ट्रक यहां से नेपाल भूटान गया गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसने वहां पे गुड्स अनलोड भी कर दी, पहुंचा भी दी, गुड्स अनलोड कर दी, अब वो खाली ट्रक लेके आ रहा है तो खाली ट्रक का भी कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट भी उसने हमसे रिकवरी किया तो क्या वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा? आंसर इज यस। इस सर्कुलर ने बोला क्या? हाँ जी, अगर ट्रक जाएगा गुड्स अनलोड करने के लिए तो सर वो अनलोड करके वापस आएगा भी तो है, तो उसका जो खाली एक्सपेंस, खाली एम्प्टी कंटेनर का जो कॉस्ट होगा उसके लिए चार्ज अगर अलग से लिया तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। क्योंकि सर यहाँ पे सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हमारा डिसाइड हुआ था क्या, टू एंड फ्रॉम बोथ को एग्जाम करना बेटा। नेपाल भूटान गया है और वहां से वापस आया है तो जीएसटी विल बी एग्जाम, तो आपको उस अकॉर्डिंग ही इसको इंटरप्रेट करना है। और एम्प्टी कंटेनर अगर वापस आ रहा है नेपाल भूटान से तो जीएसटी विल बी एग्जाम। क्लियर? चलिए सर आइए मालिक
पॉइंट नंबर 11, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। मतलब मान लो राजस्थान रोडवेज को या महाराष्ट्र जो रोडवेज है बेटा, उसको बसेस कम पड़ गई, उसने आपसे बसेस रेंट पे ली, हायर पे ली, जीएसटी एग्जेम्प्ट। सेम वे लोकल अथॉरिटी ने आपसे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल्स मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर अगर रेंट पे लिया, हायर पे लिया, जीएसटी एग्जेम्प्ट है बेटा। ये स्क्रीन को दे दो इधर मुड़ना। तो सरकार जीएसटी विल बी एग्जेम्प्ट इन केस अगर आपने थोड़ा सा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल दिए किसको, सर लोकल अथॉरिटी को हायर पे दिया तो जीएसटी विल बी एग्जेम्प्ट। प्लस आपने जीटीए को, किसको मालिक, जीटीए को, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को आपने ट्रक किराए पे दिए, लोडिंग व्हीकल किराए पे दिया तो जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। सेम वे ये पॉइंट नंबर सी जो हम आगे पढ़ चुके हैं कि आप अगर स्कूल को ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दे रहे हो और आपको बसेस कम पड़ गई, आपने किसी से बस हायर पे ली, इट विल आल्सो बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्लियर, डन। सरकार एक सर्कुलर था वो भी तुम्हें बताता था बच्चा में, सर ध्यान देना बेटा, जीएसटी में गिविंग ऑन हायर जैसे लिखा है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर इट विल इंक्लूड रेंटिंग ऑल्सो। ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया क्योंकि राइट टू यूज ट्रांसफर किया या राइट इन यूज ट्रांसफर किया, दोनों ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज जीएसटी में शेड्यूल 2 के हिसाब से बच्चों। तो इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर हो या ना हो, अगर आपने रेंट पे लिया है या हायर पे लिया है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा। इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बताया क्या, अगर आपने हायर पे नहीं लिया पर रेंटिंग पे लिया मोटर व्हीकल, यस स्टिल इट इज कवर्ड हियर एंड सर जीएसटी विल बी एग्जेम्प्ट। तो केवल हायरिंग नहीं, हायरिंग विल इंक्लूड रेंटिंग ऑल्सो। ओके सर, आइए पॉइंट नंबर 12, आपने कई बार टोल चार्ज पे किए होंगे साहब, है ना। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्ज, टोल चार्ज पे जीएसटी नहीं लगता बच्चा। अच्छा, आपके कार में नेशनल हाईवे पे गए, फास्टैग नहीं है बेटा, तो देखना आपसे डबल सर टोल चार्ज लिया जाता है, तो वो जो एक्स्ट्रा टोल चार्ज लिया वो भी क्या है, टोल चार्ज, ये जीएसटी नहीं लगेगा बेटा। प्लस कई बार आपने देखा होगा सर ओवरलोडिंग चार्ज लेते हैं, बहुत बड़े बड़े जो व्हीकल होते हैं, बड़ी बड़ी ट्रक जो होती है बेटा, उनसे ओवरलोडिंग चार्ज लिया जाता है एक टोल प्लाजा एज पर टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट डिफाइंड बाय, एज पर रेट्स डिफाइंड बाय सर मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज। तो सरकार ऐसे केस में जो हायर टोल चार्ज लिया वो भी क्या है, टोल चार्ज है, टोल चार्ज पे जीएसटी नहीं लगता सर। देन आपने देखा होगा कई बार ट्रक के ऊपर लिखा होता है नेशनल परमिट या एनपी। तो सर ये जो परमिट इश्यू किया है सर टू रोम थ्रू आउट द कंट्री बेटा, तो उस परमिट के चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। पढ़िए, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू द गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट द इंडिया और कॉन्टिजियस स्टेट्स। तो ऐसे केस में जो आपसे नेशनल परमिट के लिए जो चार्जेस लिए होंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर मालिक, पक्का, डन। आइए बच्चों अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं हम, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज। आइए सर, सर ध्यान देना बच्चों, आपको टिप्स पे मैं बार बार बात कर चुका हूं, आपको टिप्स पे सारे पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर हर इंडिविजुअल पॉइंट को ध्यान से पढ़ा है तो वहां एग्जाम में क्लिक होगा कि कौन सा एग्जाम है कौन सा एग्जाम नहीं है सर। ओके, आइए बच्चा, सर सबसे पहला मैंने अपने लिए घर बनवाया और आपने घर मेरे लिए बनाया सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, और वो भी प्योर लेबर बेस पे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं सर, मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है, प्योर लेबर बेस पे आपने मेरे लिए घर बनाया है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट और वो भी नया कंस्ट्रक्शन, रिपेयर इनोवेशन नहीं, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्लियर सर, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क, मतलब नया घर, pertaining to a single residential unit otherwise then as a part of a residential complex। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स का कोई पार्ट बनाया या कॉम्प्लेक्स बनाया, जीएसटी लग जाएगा बच्चा। सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट बनाया, जीएसटी नहीं लगेगा सर। ओके, भले घर बड़ा हो छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता, दिल बड़ा होना चाहिए सर, हाँ है ना सर। सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट के कंस्ट्रक्शन में जीएसटी नहीं लगता। ओके, मुकेश अंबानी का बंगलो एंटीलिया, इट्स अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, ध्यान रखिएगा, इट्स अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट। अगर प्योर लेबर बेस पे कंस्ट्रक्शन किया आपने तो जीएसटी नहीं लगेगा। डन
सर आइए, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन। इसके थ्रू जो बेनिफिशियरीज है उनके लिए घर बनाए गए, तो जिसने घर बनाए उस पे कंस्ट्रक्शन चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा अगर वो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है तो बेटा। पर खास बात, इसमें नया कंस्ट्रक्शन भी कवर है और रिपेयर रिनोवेशन भी कवर है सर, दोनों एग्जम्प्ट है बेटा। ठीक है, जब घर बना रहे थे आप सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, उसमें केवल नए घर कवर थे बेटा। यहाँ देखिए सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और ऑल्टरेशन ऑफ अ सिविल स्ट्रक्चर or any other original works pertaining to the beneficiary led individual house construction or enhancement under the हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ऐसे केस में जब आपने घर बनाया है या उनका रिपेयरिंग किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, पर प्योर लेबर बेस पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बेटा, मटेरियल नहीं होना चाहिए सर उसमें। क्लियर, डन। आइए सर पॉइंट नंबर 3। वैसे ही पॉइंट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं रिवर्स में, पर फिर भी सुनिए ध्यान से। सर मान लो मैं बिल्डर हूं सर, आप मान लो एग्जिस्टिंग सोसाइटी हो बेटा। सर पुरानी बिल्डिंग टूटेगी, नई बिल्डिंग बनेगी, आप मेरे को वहां उस एरिया का क्या दे रहे हो, डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहे हो, लैंड बेच नहीं रहे हो, डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया आपने मेरे को। तो सर दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय सोसाइटी टू बिल्डर। ऐसे केस में जीएसटी लगता है और रिवर्स चार्ज में बिल्डर टैक्स पे करता है टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। अब इसमें रेट ऑफ टैक्स क्या है बेटा, अफोर्डेबल हाउसिंग में 5% इज द रेट ऑफ टैक्स, सॉरी अफोर्डेबल हाउसिंग में 1% इज द रेट ऑफ टैक्स और नॉर्मल हाउसेज में 5% इज द रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स या फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फिर लॉन्ग टर्म लीज 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए आपने लीज में मेरे को दिया। तो अब सरकार पॉइंट ये आता है बच्चों कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट जितने बुक हो जाते हैं, आपको पता है वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाते हैं, उन पर जीएसटी लगता है बेटा। अब बिल्डर ने उस एरिया में 100 फ्लैट बनाए, 100 में से 70 फ्लैट बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो 70 फ्लैट पे जीएसटी लगेगा, 30 फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो सर डेवलपमेंट राइट का जो वैल्यू है उस पे 70 फ्लैट का जो प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट राइट का वैल्यू होगा उस पे जीएसटी एग्जम कर दिया, क्योंकि सर उसके फ्लैट पे जीएसटी वैसे भी लग रहा है, तो प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी एग्जम कर दिया। पर सर जो फ्लैट बुक नहीं हुए उन पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो उनके प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट की जो वैल्यू होगी उस पे जीएसटी लग जाएगा। तो सर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में जितने फ्लैट्स बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उनका जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू होगा डेवलपमेंट राइट की वैल्यू डिवाइड करेंगे सर, डेवलपमेंट राइट की वैल्यू को डिवाइड करेंगे प्रोपोर्शन में। किस प्रोपोर्शन में, कितने फ्लैट बुक हो गए और कितने बुक नहीं हुए। जो बुक हो गए फ्लैट्स उतने प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी एग्जेम्प्ट, जितने बुक नहीं हुए उतने प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी लग जाएगा। और हाँ जीएसटी लगेगा तो रेट ऑफ टैक्स कितनी बेटा, 1% इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग और 5% इन केस ऑफ अदर हाउसेस। क्लियर, डन। तो ये था क्या पॉइंट नंबर 3। आई होप समझ में आया। सरकार आइए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज। सर घर किराए पे लिया है रहने के लिए, घर नहीं है सर मेरे पास, घर किराए पे लिया है रहने के लिए, और किसने रेंट पे लिया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। तो सर आपने मुझे घर किराए पे दिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, पर अगर घर किराए पे लिया किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने जिसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में खर्चा बुक किया बेटा, तो ऐसे केस में जीएसटी लगता है, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, और रेसिपिएंट जो रेंट पे लिया जिसने घर, वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अगर उसने अपने बिजनेस में खर्चा क्लेम किया है तो, एंड इफ ही इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी। हाँ अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड जीएसटी में, या मैं तो कह रहा हूं रजिस्टर्ड भी है पर उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में घर किराए पे लिया यार, और उसने अपनी बुक्स में खर्चा बुक नहीं किया, तो हमेशा ये मानेंगे कि उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिया है, रजिस्टर्ड पर्सन ने नहीं लिया है रेंट पे, उस पर्सन ने इंडिविजुअली अपनी पर्सनल कैपेसिटी में घर किराए पे लिया है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर हाँ घर किराए पे लिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है। आपने घर किराए पे लिया और वहां पे ऑफिस लगा दिया, तो रेंट जो आप पे करो भले घर का पे करो जीएसटी लगेगा, क्योंकि यह यूज भी डिफाइन किया है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट, अदरवाइज जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं है। क्लियर। एंड सर अगर रेसिडेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है
तो जीएसटी हमेशा लगेगा अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने घर किराए पे लिया तो बेटा, भले रहने के लिए लिया हो, किसी के लिए लिया हो बच्चों। ठीक है सर, यहाँ पे मैंने चार्ट फॉर्म में इसको दे रखा, देखना ध्यान से। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, रेसिपिएंट कौन है बेटा? रजिस्टर्ड पर्सन है बेटा। जिसने घर किराए पे लिया है वो कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है। उसने अगर कमर्शियल यूज में घर किराए पे लिया है तो टैक्स हमेशा लगेगा। सीन से घर था, टैक्स लगेगा, और हमेशा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रेसिपिएंट जिसने घर किराए पे लिया वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। सेकंड, उस रजिस्टर्ड पर्सन ने इस घर को यूज किया एज रेसिडेंस बाय द रेसिपिएंट इटसेल्फ इफ क्लेमिंग एज एन एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर उसने अपने एम्प्लॉय, डायरेक्टर एटसेट्रा के लिए घर किराए पे लिया, अपने बुक्स में खर्चा बुक कराना बेटा, घर किराए पे लिया ना रहने के लिए, तो भी टैक्स लगेगा, वो भी आरसी में लगेगा सब। क्लियर? पर अगर रेसिपिएंट इज अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन और उसने घर किराए पे लिया है पर कमर्शियल यूज में लिया है बेटा, देख कमर्शियल यूज में लिया ना, हमेशा ही टैक्स लगेगा, भले ही आप रजिस्टर्ड हो ना हो, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। घर किराए पे लिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा। सर तो कमर्शियल यूज के लिए तो टैक्स लगेगा, पर फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जिसने घर किराए पे दिया वो टैक्स पे करेगा साहब। पर घर किराए पे दिया है किसको? अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को, किसके लिए? यूज एज रेजिडेंस। तो घर किराए पे लिया है फॉर यूज एज रेजिडेंस तो हमेशा जीएसटी एग्जम्प्ट है। अगर रेसिडेंट अनरजिस्टर्ड है हमेशा जीएसटी एग्जम्प्ट है, भले ही वहां पे उसके एम्प्लॉय रहते हैं या वो खुद रहता हो, भले उसने बुक्स में अपना ये खर्चा बुक किया है नहीं किया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हमेशा क्या रहेगा बेटा? एग्जम्प्ट रहेगा। क्योंकि यहां देखो फिट हो रहा है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस एक्सेप्ट वेयर सच रेंटिंग इज गिवन टू रजिस्टर्ड पर्सन बेटा। तो घर किराए पे लिया रहने के लिए अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है, हमेशा एग्जम्प्ट है बेटा। क्लियर? पर घर किराए पे लिया कमर्शियल यूज में हमेशा टैक्स लग जाएगा। घर किराए पे लिया रहने के लिए या कमर्शियल यूज के लिए, किसने? रजिस्टर्ड पर्सन ने, तो टैक्स लगेगा और वो भी रिवर्स चार्ज में लगेगा बच्चों। क्लियर? डन। आइए बच्चों, सर सेकंड पॉइंट जो कट गया पर यहां मैंने रखा है बुक के अंदर, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। क्या? होटल अकोमोडेशन, होटल्स पे टैक्स लगता है, भले रूम रेंट कुछ भी हो, वी डोंट केयर। और हाँ, होटल इंक्लूड हॉस्टल ऑल्सो, होटल इंक्लूड धर्मशाला है ऑल्सो, सब कुछ इसमें कवर होता है और टैक्स लगता है बच्चों। रूम रेंट कुछ भी ऊपर है, हमें मतलब नहीं साहब। थर्ड, सर्विसेज बाय पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, मतलब पंडित जी की सर्विसेज को यहां एग्जाम कर दिया। रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करा रहे हो जीएसटी नहीं लगेगा। प्लस मान लो कोई मंदिर का एरिया है, उसके अंदर कुछ रूम बने हुए हैं, वो किराए पे दिए बेटा। अब पढ़ना ध्यान से, रेंटिंग ऑफ precincts of a religious place which is meant for general public, which is owned or managed by an entity registered as a charitable or religious trust under section number 12AA or 12AB of the Income Tax Act, or a trust or an institution registered under section number 10 clause 23C clause 5 of the Income Tax Act, or a body or an authority covered under section number 10 clause 23 BBA बेटा। सर सुनना बात को ध्यान से, कुल मिला के मंदिर मस्जिद वगैरह सब कुछ कवर होगा इसके अंदर सर। जनरल पब्लिक के लिए मंदिर होना चाहिए, मस्जिद होना चाहिए, कुल मिला के रिलीजियस प्लेस होना चाहिए, उसका एरिया भी अगर आपने रेंट पे लिया जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। सर मंदिर का एरिया रेंट पे लिया, मान लो आपने मंदिर का कोई हॉल था, मंदिर के अंदर ही था बेटा, वो हॉल में जीएसटी पढ़ाने के लिए मैंने सर वो हॉल रेंट पे लिया, जीएसटी एग्जम्प्ट है सर। पर however nothing contained in entry number B of this exemption shall apply to, मतलब एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। कब? अगर आपने रूम जो रेंट पे लिया है वो मंदिर के अंदर मान लो रूम है बेटा, और रूम रेंट पे लिया है जहाँ पे रूम रेंट आर ₹1000 और मोर पर डे, अगर 1000 रुपए भी रेंट हुआ टैक्स लग जाएगा बच्चा। हाँ ना, 1000 और मोर पर डे हुआ तो टैक्स लग जाएगा, 1999 तक रूम रेंट हुआ तो जीएसटी नहीं लगेगा। ये कौन सा रूम की बात कर रहा हूं? जो रिलीजियस प्लेस के अंदर है बेटा, होटल्स की बात नहीं कर रहा हूं, होटल में तो रूम रेंट कुछ भी टैक्स लगेगा बेटा। धर्मशाला है, धर्मशाला बेटा होटल ही होती है, टैक्स लगेगा, क्योंकि प्रीसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस मतलब अ प्लेस विच इज प्राइमरीली मेंट फॉर कंडक्ट ऑफ प्रेयर्स और वर्शिप और मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी बेटा, तो उसको रिलीजियस प्लेस बोलते हैं बेटा। धर्मशाला आर नॉट रिलीजियस प्लेस, ओके, टैक्स लगेगा उसमें होटल की तरह बेटा। देन रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, याद है मैंने एग्जाम्पल दिया सिद्धि विनायक मंदिर का, या कोई भी मंदिर, दगड़ू सेठ का मंदिर ले लो आप, क्लियर, कोई भी मंदिर, सर वहां पे हमने कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम या ओपन एरिया और द लाइक
अगर रेंट पे लिया टैक्स लगता है। अगर रूम रेंट, अगर वो कम्युनिटी हॉल का रेंट है 10,000 और मोर पर डे तो टैक्स लगेगा। 10,000 से कम है, 9999 रेंट है अगर, तो टैक्स नहीं लगेगा। पर्पस कोई भी बेटा आपके लेने का। देन सर मंदिर के अंदर दुकानें बनी हुई, सर दुकानें किराए पे लिए बेटा, और वहां पे 10,000 और मोर पर मंथ अगर रेंट है तो टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। ₹10,000 पर मंथ और मोर देन ₹10,000 अगर रेंट है तो टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? डन। सरकार ये था क्या प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस के रिगार्डिंग बात बेटा। आइए बच्चों, सर अब आ रहा है क्या अपफ्रंट अमाउंट। जैसे मैंने एग्जांपल लेक्चर में भी दिया था आपको बेटा, MIDC महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, GIDC गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और राजस्थान में रिको इंडस्ट्रियल एरिया। सर ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है। ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बनी हुई है, अंडरटेकिंग बनाई हुई। सब सुनना, MIDC या GIDC या रिको एरिया में मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, सर इंडस्ट्रियल प्लॉट लॉन्ग टर्म लीज पे लिया, 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए मैंने प्लॉट लिया है वहां पर। किस पर्पस के लिए? इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो सर जो मैंने लॉन्ग टर्म लीज का अमाउंट पे किया गवर्नमेंट को, उस पर GST नहीं लगेगा। क्लियर? सर प्लस फाइनेंशियल बिजनेस भी हिंदुस्तान का बहुत बढ़ रहा है, तो सर मैंने फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ एरिया डेवलप किए बेटा, वहां पे भी मैंने स्पेस रेंट पे लिया। क्यों? फाइनेंशियल बिजनेस करने के लिए। अगेन जो लॉन्ग टर्म लीज पे मैंने वहां पे एरिया लिया है 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए, उसके लिए जो मैंने अपफ्रंट अमाउंट पे किया, प्रीमियम, सलामी, कोस्ट, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, GST नहीं लगेगा। पढ़िए सर ध्यान से। मालिक अपफ्रंट अमाउंट called as premium, salami, cost, price, development charge or by whatever name called, payable in respect of services by way of granting long term lease of 30 years or more than 30 years। अब अपने लॉन्ग टर्म लीज पे क्या दिया है सर? लॉन्ग टर्म लीज पे आपने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दिए या प्लॉट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। सर ये लॉन्ग टर्म लीज पे आपने लिए, किससे लिए बेटा? प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जैसे MIDC, स्टेट गवर्नमेंट मतलब महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या अंडरटेकिंग या एनी अदर एंटिटी जिसमें एटलीस्ट 20% और मोर ऑफ द इक्विटी पार्टिसिपेशन किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, या थ्रू एन एंटिटी विच इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। कोई एंटिटी जो होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, उसने 20% स्टेक ले रखा है बेटा किसी एंटिटी में, और उससे आपने लॉन्ग टर्म लीज पे इंडस्ट्रियल प्लॉट लिए, या प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस लिया है, तो लॉन्ग टर्म लीज के अमाउंट पे GST एग्जेम्प्ट है बेटा। क्लियर? और कंडीशन क्या बेटा? कंडीशन ये कि जिस पर्पस के लिए आपको प्लॉट दिया गया उसी पर्पस में आपको काम लेना, किसी और पर्पस में काम लिया तो टैक्स लगा देंगे, एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा साहब। इंडस्ट्री के लिए दिया तो इंडस्ट्री लगाओ साहब, नहीं लगाओगे तो टैक्स लग जाएगा साहब। प्लस सर ध्यान देना बच्चा, सर यहाँ पे एनालिसिस में एक सर्कुलर था, वो बताया था मैं आपको। ये बोलता है क्या, अपफ्रंट अमाउंट मतलब अमाउंट पेबल इन वन शॉट, पर अगर आपने वो अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे किया तो भी GST विल रिमेन एग्जेम्प्ट। क्लियर? whether that amount is payable in one or more installment it will be exempt from GST बेटा। हाँ है ना भाई? प्लस एक और सर्कुलर बोलता है क्या, मान लो इंडस्ट्री ने प्लॉट काटा, MIDC ने प्लॉट काटे बेटा, वहां पे कॉर्नर प्लॉट है बेटा, उसके लिए या कोई अच्छी लोकेशन वाला प्लॉट है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा चार्ज लिया प्रीमियम लोकेशन के लिए, तो वो भी तो लॉन्ग टर्म लीज का अमाउंट ही है बेटा, वो भी तो अपफ्रंट अमाउंट में काउंट होगा, और उस पर भी GST क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि उस पर अलग से टैक्स लगा दो बेटा। क्लियर? और उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब लोकेशन चार्जेस हो, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस हो, ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अपफ्रंट अमाउंट ओनली, और उसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा जो अपफ्रंट अमाउंट का होता है। अपफ्रंट अमाउंट एग्जेम्प्ट तो GST भी एग्जेम्प्ट। अपफ्रंट अमाउंट मतलब वन टाइम जो आप पे करते हो बेटा, अब भले ये इंस्टॉलमेंट में पेबल हो, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पेबल हो तो भी एग्जेम्प्ट है बेटा। एंड जो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया प्रीमियम लोकेशन के लिए, उस पर भी GST एग्जेम्प्ट है। इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ सरकार ये आपका ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एंड रेंटिंग ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी रिलेटेड सारे पॉइंट खत्म होते हैं। अब तो सरकार यहां तक अपने जितने भी पॉइंट हमने यहाँ रिवाइज किए, आपके इन पे रिवाइज करिए, और उसके बाद अगले सेशन में हम पढ़ेंगे क्या, बाकी की सर्विसेज। तो सरकार यहां तक आपके इन पे होना चाहिए। भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, विच इज मोर इंपोर्टेंट। लव यू लॉट, बाय बाय।